कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. Today chemical kinetics, we are going to do a topic of chemical kinetics, that is a rate law. और rate law के साथ order क्या होता है, order of reaction. तो चलो आज देखते हैं कि dependence of reaction rate on the concentration of reactants. लास्ट दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि किस फैक्टर्स पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. तो उसमें से एक फैक्टर था कॉन्सेंट्रेशन पार्ट. तो उसी कॉन्सेंट्रेशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके मैं हूँ रीचा सिंघानिया और आप लोग मुझे देख रहे हैं रीचा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल पर. तो हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ. किस तरह से रेट, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, on the concentration of reactants. reactants के concentration पर किस तरह से reaction rate depend करता है. ओके तो यहाँ पे हम लोग सबसे पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन क्या लिखा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन में? आप लोग कोई भी बुक उठा के देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन एक बड़ा सा स्टेटमेंट की तरह है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट. तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिविंग C प्लस डी. मान लो ये एक रिएक्शन, क्या है ये? एक रिएक्शन A प्लस बी गिविंग C प्लस डी. तो यहाँ पे अगर हम लोग रेट लिखेंगे, रिएक्शन रेट, तो रिएक्शन रेट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन और एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन के लिए किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द directly proportional to the concentration of active masses or the concentration of the reactants. reactant के concentration पर. reaction rate किस पर डिपेंड करता है? reaction के concentration पर, reactants के concentration पर. very important. reaction rate को हम लोग simply rate लिख देते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं इक्वल्स टू लेके जाऊं तो उसमें एक कांस्टेंट जरूर आएगा, के कांस्टेंट. तो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ. रेट लॉ, रेट लॉ. इसमें k क्या है? k where k is rate constant and third bracket a and b are the concentration of reactants. clear? अब देखो इसमें काफी सारी बात समझने की है. क्या समझने की है? मान लीजिए आपका एक रिएक्शन है, 2a plus b giving c plus d. इसका रेट मैं अगर ऐसा लिखूं, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के a टू द पावर 2 b टू द पावर 1. तो इस केस में क्या हो गया? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर में चला गया. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर में रेज हो गया. a का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो इसके पावर में 2 आ गया. b का कोएफिशिएंट 1 था, इसके पावर में 1 आ गया. ठीक है. और मैं ये और एक रिएक्शन लिखती हूँ, a प्लस 2b गिविंग c प्लस d. रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट k a टू द पावर 1 b टू द पावर 1.
यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज नहीं हुआ, राइट। तो रेट लॉ में हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन के पावर में कोई कुछ रहेगा, एनीथिंग इज रेज टू द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के पावर में कुछ रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, ये किस चीज का रहेगा, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू पावर, यहाँ पे पावर के बराबर हुआ, और यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू पावर। तो ये पावर आ कहाँ से रहा है? अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर के इक्वल हुआ तो आप लोग बोल दे रहे हैं मैम ये वाला ऊपर चढ़ गया, बट व्हाट इज दिस पावर? पावर में है क्या? ये जो कॉन्सेंट्रेशन के पावर में जो टर्म रेज किया है, ये हम लोग निकालते हैं ट्रूली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। ये जो पावर्स है, ये जो एक्सपोनेंट्स है, ये कहाँ से आते हैं? कॉन्सेंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स, ये ट्रूली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ट्रूली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये बैलेंस इक्वेशन से स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया है। तो व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ में क्या आता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वेयर द पावर्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर के बराबर नहीं भी हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट समझने में थोड़ा सोचते हैं कि क्या बात है, यहाँ पावर में क्यों नहीं आया है। इस केस में देखो पावर में नहीं आया, b टू द पावर 2 नहीं हुआ। तो बच्चे लोग, आप लोग ये जान लो कि कंसंट्रेशन टू द पावर जो है वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब जाके आपका पावर ठीक ठाक आएगा, और कॉपी जब एग्जाम टाइम में होगा आपको ऐसा अद्भुत रिएक्शन नहीं लिखने देगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, और एक चीज आपको समझाते हैं कि एक रिएक्शन है, मान लो एक और 2a प्लस b गिविंग प्रोडक्ट्स c प्लस d, ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता लग रहा है कि अगर a को डबल कर दूं, कि मैं अगर a को डबल कर देती हूँ, मान लो a का कंसंट्रेशन को मैं डबल कर देती हूँ, कॉमा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। इससे आप लोग क्या कंक्लूड किए कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये डबल होगा तो रेट भी डबल हो जाएगा, राइट। मान लो अगर मैं बी को डबल कर देती हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन फोर टाइम्स हो गया, डबल नहीं 4 टाइम्स हो गया और ज्यादा हो गया। यानी रेट b के पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है कि ये डबल हो। रेट b को मैं अगर डबल कर रही हूँ तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 टाइम्स हो जाएगा रेट। तो b के पावर 2 आया। तो ये सब एक्सपेरिमेंट से पता लग रहा है कि b का पावर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ और कर दूं, a को मैं डबल कर देती हूँ वापस, बट रेट ऑफ रिएक्शन मेरा हाफ हो गया। अब क्या हुआ फिर? यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर हाफ। किसको डबल करने से इसका हाफ हो जा रहा है। अगर इसका हाफ पर डिपेंड कर रहा है तो आप लोग खुद ही सोचिए, मान लो इसको मैं डबल करती हूँ तो रेट अगर मैं इसको ट्वाइस कर देती हूँ, ट्वाइस a टू द पावर हाफ, मतलब इनवर्स डिपेंड कर रहा है तो वो और कम हो जाएगा, राइट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? हाफ हो गया, इनवर्स डिपेंड कर रहा है। तो ये सब
जो भी सिचुएशंस है सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो ये जो पावर्स आ रहे हैं, पावर्स ध्यान रखिएगा, दिस पावर्स may or may not be equal to स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ कैसे हम लोग लिखो? रेट लॉ स्टेटमेंट भी कभी कभी दे सकते हैं बोर्ड्स में। तो रेट लॉ का स्टेटमेंट्स है, rate of reaction depends on the concentration of reactants and where stoichiometry coefficient may or may not be equal to some power, equal to power of concentration। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि rate of reaction directly proportional to the concentration of reactants and where each term is raised to the power, हर एक टर्म के ऊपर कोई पावर चढ़ेगा, ये वाला लिख लो, प्रोडक्ट्स। तो rate of reaction is equals to K rate constant, A some power, B some power। तो rate of reaction directly proportional to the concentration of reactants and each reactant is raised to some power, each reactant has some raised to power where this power may or may not be equal to stoichiometric coefficient। ये पावर आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं। ये सोचो n है, ये m है, तो x और y may or may not be equal to, can be equal to n and m और may not be equal to n and m। तो हम लोग कुछ रेट लॉ लिखते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स के रेट लॉ लिखते हैं। आप लोग लिखो सब लोग, और के क्या था? रेट कांस्टेंट था, वो तो आप लोग को समझ में आ ही गया। तो आप लोग इसका लिखो। सबसे पहले 4 रिएक्शन देते हैं। पहला N2O5 गैस, 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। आप लोग बताना कि यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे रिएक्शन रेट कैसे लिखोगे? रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K N2O5 to the power 1। अब बताओ यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर के साथ बराबर है कि नहीं है? नहीं है। तो इस केस में देखो डिफर कर रहा है, तो इसके पावर में जस्ट 1 है। नंबर 2 2n gas plus 2H2 gas giving N2 gas plus 2H2O gas। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K। लिखो रिएक्टेंट में कौन है? NO और H2, तो NO टू द पावर 2 और H2 टू द पावर 1, यानी H2 का पावर में 2 नहीं होके 1 आया है। तो ये फिर डिफर किया। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल से दे रही हूँ जिसमें डिपेंड अलग तरीके से हो रहा है। मान लो ये और एक करती हूँ, CH3CHO गैस, एसिटाल्डिहाइड टूट के मीथेन बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो व्हाट इज यहाँ पे रिएक्शन रेट होगा K
CH3CHO टू द पावर 3/2। यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल है, माइंड इट। तो देखो कितना डिफर कर रहा है। ओके तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिख लो ये सारे एग्जाम्पल्स। लिख लिया। नेक्स्ट तुम लोग पॉज कर करके देखो। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज का थोड़ा डिराइव कर देते हैं। देख लो कि 2A + B गिविंग प्रोडक्ट्स है। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर x कर देते। ये x का सम पावर सिर्फ x के साथ की है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर y कर देते। ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को जब कंबाइन करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर x B टू द पावर y। करेक्ट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा दो और ले आओ इक्वल्स टू। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट k, ये कांस्टेंट आया A टू द पावर x B टू द पावर y। तो ये फाइनल रिएक्शन आया जिसमें शो कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं विथ सम पावर रेज्ड। तो यहाँ पे हम लोग इस रिएक्शन को अभी हम लोग स्टडी करेंगे। इस इक्वेशन को आप 3 नंबर दे दो। रेट ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ, जिसमें पूरी तरह से शो करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से देखो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले रेट ऑफ रिएक्शन A के पावर में कुछ जाएगा, B के पावर समथिंग y है, फिर दोनों को कंबाइन कर दो और वहां से ये रेट लॉ आ जाएगा। अब इस रेट लॉ में सबका हम लोग मीनिंग समझते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट करके आर लिख दूं, A टू द पावर x और B टू द पावर y। अब यहाँ पे आप सबका मीनिंग समझो। थर्ड ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ A का कंसंट्रेशन ऑफ A, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ B। x और y क्या है यहाँ पे लिखती हूँ। x इज ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, ऑर्डर वर्ड आ गया है। y क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B। और अगर मैं x प्लस y कर देती हूँ दोनों को तो यू विल गेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। धीरे 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 नोट डाउन करो। और k क्या है? रेट कांस्टेंट। तो सारा मीनिंग क्लियर हुआ आपको? क्या क्या मीनिंग क्लियर हुआ? कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या डिपेंड करता है, किस किस पर डिपेंड करता है। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू x, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b और ओवरऑल ऑर्डर। तो हम लोग अब ऑर्डर के बारे में लिखते हैं। व्हाट इज ऑर्डर एक्चुअली? लिख लो लिख लो। लिख लिया? तो हम लोग अब मूव करते हैं। ऑर्डर पे हेडिंग दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर क्या बताता है? तो फिर ऑर्डर है आपका जो एक्सपोनेंट टर्म है, ऑर्डर इज एक्चुअली द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसका? ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और ये ट्रूली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। और सबका इंडिविजुअल ऑर्डर होता है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ सम ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, सम ऑफ all the orders, sum of all the orders और exponents, सब exponents को अगर ऐड करेंगे of concentration term of all the reactants, सारे reactants के exponent term को अगर मैं ऐड करूंगी तो you will get overall order of reaction, overall order of reaction। लिख लो। तो ये ऑर्डर का मेन चीज है कि एक्सपोनेंट्स जो है वही ऑर्डर है, ट्रूली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। कभी भी गलती मत करना कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ पंगा कर लो। उसके बाद सम ऑफ ऑल द ऑर्डर इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब टोटल ऑर्डर कितने होते हैं? हम लोग के पास ऑर्डर, ठीक है, पहले एग्जाम्पल कर लो आप लोग। हाँ, ये करो, ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी गिविंग डी डी ई ई। वाह, क्या रिएक्शन है, ए बी सी डी ई। तो रेट क्या होगा? रेट होगा रेट कांस्टेंट के, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, सी टू द पावर सी। अल्फा बीटा गामा कर देते, चलो यार सेम नहीं करते, नहीं तो आप लोग सोचोगे सेम ही होगा, अलग करते। कभी भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ पंगा मत करना। तो यहाँ अल्फा क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, बताओ, ए, राइट। बीटा इज ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, गामा इज order with respect to C, and alpha plus beta plus gamma is overall order. Overall order of reaction. Okay. अगर ऑर्डर 1 हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर 2 हुआ तो हम लोग बोलेंगे। ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? अगर मान लो ऑर्डर को n से डिनोट कर रहे हैं, अगर n1 आया तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर 2 आया तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर 3 आया तो वी विल टेल इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर 0 आया तो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का पूरा कंप्लीट स्टडी है कि कितना आएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का, क्या क्या रहेगा, ग्राफिकल पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर का आपका डेराइवेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सब कुछ न्यूमेरिकल। जीरो ऑर्डर का भी आपके पास सब कुछ है। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का हम लोग को यूनिट्स वगैरह का जानना पड़ेगा कि क्या क्या यूनिट्स होते हैं और सबके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये लिख लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर तो आप समझ गए क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, जो कि एक्सपोनेंट के टर्म रहते हैं। अभी मैं आपको लिखाती हूँ
कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम लोग के लिखे थे, राइट? के कौन है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट उसके बारे में हम लोग अभी तक लिखे नहीं, तो लिखो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के a to the power something x, b to the power something y, ठीक है? अगर मैं सबको कंसंट्रेशन यूनिटी पकड़ लूं, a का कंसंट्रेशन 1 है, b का कंसंट्रेशन भी 1 है, तो यहाँ पे रेट किसके बराबर हो जाएगा? k, ठीक है? तो k को क्या डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर के लिए इज द रेट ऑफ रिएक्शन k rate constant at particular temperature is equals to rate of reaction when all this molar concentration of the reactant is unity 1, when molar concentration, उन लोग का जो concentration है A और B का, when molar concentration of reactants is unity, लिख लो, ठीक है? लिख लो रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट्स जानी है, और रेट कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट बेसिकली टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। के लिख लो, के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। and does not depend on time, does not depend on time, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड करता। जब लिखना हो जाए तो बोलना। हो गया? नेक्स्ट, अच्छा, के का यूनिट किस पे डिपेंड करता है? यूनिट्स, के का यूनिट्स, के का यूनिट्स डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल ऑर्डर, डिपेंड्स ऑन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ टाइम। अभी बताती हूँ, अभी समझ जाओगे सारा किस्सा कि टाइम पर और इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो, इसके लिए तो फिर हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि हम लोग एक, मान लो आप लोगों का एक रिएक्शन है ए गिविंग प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात? ये एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में लिख देती हूँ कि रेट डिपेंड्स ऑन के टू द पावर ए टू द पावर एन, यानी nth पावर पर डिपेंड कर रहा है, सम nth पावर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट के ए टू द पावर एन। तो यहाँ पे के का यूनिट क्या होगा? रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर एन, यानी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, रेट का यूनिट क्या है? आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया था, रेट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट? कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम होता है रेट, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स टू द पावर एन। अब इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा, मोल 1 माइनस एन एल, ऊपर जाएगा तो n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ये आएगा।
अब इसको और बढ़िया तरीका से लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर एक जगह कर लिए, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन कर दिए क्योंकि लीटर तो डिवाइडेड में ही है। सेकेंड इनवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन दिस यूनिट ऑफ nth पावर ऑफ k, रेड कांस्टेंट k का यूनिट लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो, सॉल्व करके लिखो, मेरे से देख देख के मत उतारना, खुद सॉल्व करके लिखो तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यही यूनिट आया है। नेक्स्ट, तो फिर अब हम सब लोग सबका ऑर्डर निकालते हैं। सबका ऑर्डर कैसे निकालोगे? अगर उसी nth पावर का आपका ऑर्डर मिल गया, nth पावर का आपको k का यूनिट मिल गया, k का यूनिट आपका आया मोल पर लीटर 1 माइनस एन इज टू द पावर 1। अब आपके पास अगर जीरो ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ, सेकेंड ऑर्डर हुआ, थर्ड ऑर्डर हुआ, फोर्थ ऑर्डर हुआ, फ्रैक्शन ऑर्डर हुआ, कुछ भी ऑर्डर हुआ, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, तो n की जगह आप 1 2 3 पुट कर दो तो k का यूनिट क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? n अगर 1 पुट करेंगे तो मोल पर लीटर 1 माइनस 0 एस टू द पावर माइनस 1 फॉर जीरो ऑर्डर। तो 1 माइनस 0 क्या होता है? 1। तो इसका आंसर आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जीरो ऑर्डर का आएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या आएगा? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 1, एन की जगह हम लोग 1 पुट कर दिए, एस टू द पावर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो मोल पर लीटर टू द पावर 0 एस टू द पावर माइनस 1, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या आया? कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड इनवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर का क्या आया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर का क्या आया? पुट करो, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 एस टू द पावर माइनस 1, तो क्या आएगा देखो, मोल पर लीटर माइनस 1 एस टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर का खुद से निकालो, फिर मैं फ्रैक्शनल भी दूंगी। थर्ड ऑर्डर का निकालो। थर्ड ऑर्डर का आपका क्या आएगा? मोल, थर्ड ऑर्डर का मोल टू द पावर माइनस 2 एल टू द पावर एल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, वेरी गुड। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, और फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, इतने सम्स करोगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के। अब आप लोग करो फ्रैक्शनल का। n की जगह आप 3/2 पुट करो और k का यूनिट बताओ, और n की जगह हाफ पुट करो, हाफ के लिए k का यूनिट क्या आएगा पुट करो, तो उसी nth पावर में पुट कर दो। 3/2 के लिए क्या होगा? मोल पर लीटर 1 माइनस 3/2 एस सेकेंड एस टू द पावर माइनस 1, तो करके देखो क्या आता है 3/2 करने से। 1 माइनस 3/2 क्या आएगा? 2 माइनस 3/2/2 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ हो जाएगा आपका मोल माइनस हाफ लीटर हाफ एस सेकेंड। देखो सबका आया क्या, और हाफ पुट करोगे इसकी जगह तो क्या आएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस हाफ एस सेकेंड। देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस हाफ हाफ ही होता है, तो हाफ के लिए आपका आएगा मोल हाफ मोल एल 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो मोल हाफ, करेक्ट हाफ ही होगा। इसका आएगा आपका यूनिट मोल हाफ लीटर माइनस हाफ एस इनवर्स, लिख लो। ओके,
तो इस तरह से आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हो nth पावर अगर आपको पता है तो nth का अगर आपको पता है तो यू कैन डिटरमाइन इट्स ऑर्डर। तो अब इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बोलते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन से भी काफी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर से क्या क्या सम्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आप लोग को दे दिया कोई भी एक यूनिट उठा के दे दी और उसका पूछा कि कौन सा ऑर्डर है। मान लो आपको ये दे दिया मोल -2 L स्क्वायर सेकेंड इनवर्स दे दिया और बोल दिया कि अब विच ऑर्डर इज दिस, ऑर्डर कौन सा है, k की वैल्यू दे दी। जो 3 × 10⁻6 मोल दिस ऑर्डर क्या है। तो इस टाइप के सम्स हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन में भी करेंगे कि अगर A डबल हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, B अगर डबल हो जाएगा तो क्या होगा, A और B दोनों को हाफ कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, A को डबल किया है हाफ, B को हाफ किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये सारी चीजों का जवाब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आप लोग इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू मस्ट इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लिंक शेयर करो, कमेंट करो कैसा लग रहा है। ओके, बाय बाय।